Hello everyone, myself Sangeeta Agrawal. I am chemistry faculty in Resonance कोटा। तो जैसा कि आपको पता है कि कल मतलब 14 दिसंबर को केमिस्ट्री 12th क्लास CBSE का पेपर कंडक्ट हुआ है और उसी पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी आंसर की एंड सॉल्यूशंस के साथ। तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट्स स्टार्ट द पेपर। ये जो हम आज पेपर डिस्कस करने वाले हैं उसका सीरीज है SSJ/2 एंड द कोड इज 056/2/4। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आपको दिए गए थे प्रायर पेपर में, तब इससे मेन इंपॉर्टेंट ये था कि आपको टोटल प्रिंटेड पेज चेक करने थे, दैट इज 18, एंड जो टाइम था वो पेपर स्टार्ट करने के पहले आपको 20 मिनट्स केवल रीड करने के लिए एक्स्ट्रा दिए गए थे। जैसे ही आपको सबको पता है कि CBSE बोर्ड ने पहले ही डिसाइड किया था कि जो पेपर आना है वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव होगा। तो पेपर पैटर्न कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव था। कंप्लीट पेपर 3 सेक्शन में डिवाइडेड था, सेक्शन A, B, C। सेक्शन A में टोटल 25 क्वेश्चंस थे लेकिन आपको अटेम्प्ट करने थे 20। सेक्शन B में टोटल क्वेश्चंस थे 24 और आपको अटेम्प्ट करने थे 20। थर्ड सेक्शन में टोटल क्वेश्चन थे 6 और आपको अटेम्प्ट करने थे 5। मीन्स ओवरऑल पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 55 थे लेकिन आपको अटेम्प्ट करने थे 45। चलिए, तो अब हम क्वेश्चंस को अटेंड करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम पेपर का लेवल चेक करने की बात करते हैं तो पेपर का लेवल मॉडरेट था, ठीक है। अभी आपको पता लग जाएगा जब हम डिस्कस करते हैं तो कि पेपर का लेवल मॉडरेट था। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। ये सॉलिड स्टेट जो NCERT का पहला टॉपिक है वहाँ से आया हुआ है और अगर हम इस पेपर के लेवल की बात करते हैं तो ये सॉलिड स्टेट का सबसे इजी क्वेश्चन है, मतलब इससे इजी क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। In a crystal of an ionic compound, the ions Q form the CCP lattice and the ions P occupy all the tetrahedral voids. The formula of the compound is। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको जो लैटिस दिया हुआ है वो CCP लैटिस दिया हुआ है और जैसा कि हम जानते हैं कि CCP लैटिस में पर यूनिट सेल जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4। नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4। ओके, तो अब CCP लैटिस कौन बना रहा है, द आयंस Q, मतलब आयंस Q बना रहा है CCP लैटिस। इट मीन्स Q का नंबर क्या होगा, 4। तो यहां पर Q की वैल्यू आने वाली है 4। नाउ द आयंस P ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसके जस्ट डबल बनते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो इस नंबर का डबल होगा। मतलब अगर हम वॉइड्स की बात करते हैं तो वॉइड्स कितने होंगे, 8। इट मीन्स P जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है उसका नंबर यहाँ पर कितना होगा, 8। अब फॉर्मूले में P पहले दे रखा है, देखिए आप। तो जो फॉर्मूला हमारा इनिशियली बनकर आ रहा है वो है P8Q4। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं बिकॉज फॉर्मूला आपको सिंप्लीफाई फॉर्मेट में दिया है। तो इसका फॉर्मूला कितना होगा, P2Q। जरा आप चेक करिए किस ऑप्शन से आपका मैच कर रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर B, तो B इसका करेक्ट आंसर होगा। यह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला ये था कि सपोज किसी बच्चे ने थोड़ा इसको केयरफुली अटेम्प्ट नहीं किया हो तो इट मे बी पॉसिबल को उसने आंसर A टिक कर दिया हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। देखिए ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, जो NCERT का चैप्टर नंबर 2 है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल कॉज इंक्रीज इन मोलैरिटी, डिक्रीज इन मोलैरिटी, डिक्रीज इन मोलैरिटी। आप देखिए कि यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, सॉल्यूशन की। तो नो डाउट यहाँ मोलैलिटी तो आना नहीं है। मीन्स ये जो वॉल्यूम है फैक्टर वो मोलैलिटी को इफेक्टेड नहीं करता है।
तो पक्का बी और डी ऑप्शन तो नहीं होने हैं। अब आपको देखना है कि ऑप्शन ए और सी में से कौन सा पॉसिबल है। तो अगर सिंपली आपको मोलरिटी का फॉर्मूला पता है, मोलरिटी इक्वल्स टू क्या आता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए यहां पर वो क्या कह रहा है हमसे, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज हमें बिकॉज की वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। एंड आप देखिए मोलरिटी और वॉल्यूम में जो रिलेशन है वो इनवर्सली आ रहा है, तो नो डाउट यहां पर मोलरिटी क्या होने वाली है, डिक्रीज। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसका, सी। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के टॉपिक नंबर 2 सॉल्यूशन से आया हुआ है और क्वेश्चन के लेवल बहुत ही इजी है। बिकॉज इस क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि डेल्टा एच मीन्स चेंज इन एंथैल्पी एंड डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, दोनों क्या होना चाहिए, जीरो। बिकॉज अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है तो डेल्टा एच और डेल्टा वी आइदर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होता है। इट मीन्स इसका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये सेकंड एनसीईआरटी का जो फर्स्ट टॉपिक है अल्काइल हैलाइड, वहां से आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट क्या हो सकता है, चलिए हम रीड करते हैं। हाँ, यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इज अलाउड टू रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इज। तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन का प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। चलिए हम ड्रॉ करते हैं। प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन एटम एंड पोजीशन 2 पर मिथाइल एंड ब्रोमो दोनों ही ग्रुप होंगे। तो यहां पर हमने ले लिया लेट्स CH3 मिथाइल ग्रुप और यहां पर ले लिया हमने Br, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इसको रिएक्ट करना है हमें अल्कोहलिक KOH से। नाउ दिस कंपाउंड 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इफ रिएक्ट विथ KOH अल्कोहलिक। देखिए आपको पता है कि अगर हमने KOH अल्कोहलिक ले लिया है तो KOH अल्कोहलिक एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। अगर यहां पर KOH एक्वस होता तो ये देता सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए में जो प्रोडक्ट दिया गया है ये वो दे रखा है सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट। बिकॉज इसमें क्या होने वाला है बेटा कि ये 3 डिग्री अलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN1 होता है या फिर E1 होता है। दोनों का ही पहला स्टेप कॉमन है बिकॉज दोनों में ही क्या होने वाला है कि जब इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो है कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ठीक है। सेकंड स्टेप में जो कार्बोकैटायन बनता है उस पर या तो फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो फिर होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर ऐसा होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क ना करके बेस की तरह वर्क करता है और इस 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री कार्बोकैटायन से एक H+ को लेकर बाहर निकलता है और प्रोडक्ट किसका बनता है, फिर एलिमिनेशन का। तो अगर आप किसी बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ हो कि सपोज यहाँ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन का बन रहा है तो इट मे बी पॉसिबल उसने ए ऑप्शन मार्क कर दिया हो, बट बी और सी का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। लेकिन आपके माइंड में और आपको ऑलरेडी क्लियर कट पता होना चाहिए कि अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन देता है एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी एलिमिनेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो एलिमिनेशन का होगा। कैसे होगा देखिए आप कि ये अल्फा कार्बन होंगे बिकॉज हेलोजन के जस्ट पास वाला कारण अल्फा कार्बन होता है। एलिमिनेशन में Br नेगेटिव K+ ये बनाने वाला है KBr प्लस। यहां जो कार्बोकैटायन बनता है, जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है इस तरह से C+, ये कार्बोकैटायन जो बना हुआ है हमारे पास इसके लिए ऑल 9 अल्फा हाइड्रोजन सेम है। तो पहले स्टेप में तो हमने कार्बोकैटायन बना ही लिया था। सेकंड स्टेप में इस कार्बोकैटायन के पास आता है OH-। अब बिकॉज OH- यहां पर बेस की तरह वर्क कर रहा है, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर हमने अल्कोहलिक KOH लिया हुआ है, अल्कोहलिक KH वर्क करता है बेस की तरह, तो यहाँ से एक H+ लेकर ये बाहर निकल जाता है और जो प्रोडक्ट होता है वो होता है CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था प्रोडक्ट ऑफ एलिमिनेशन। देखिए ये आंसर डी में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन को आप मॉडरेट बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये था कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो सब्स्टिट्यूशन का होगा या फिर एलिमिनेशन का। ये जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए गए हैं। देखिए कंफ्यूजन कैसे है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन शोन बिलो। रिएक्शन आपके सामने है, अल्कोहल को हेलोजन एसिड HI से रिएक्ट करवाना है, देन फॉर्मेशन होगा अल्काइल हैलाइड का और H2O होगा। हमसे पूछा है इंटरमीडिएट। देखिए पहली बात तो ये है कि जो आपको ABCD ऑप्शंस दिए गए हैं ये सारे SN1 के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। अगर हम इस अल्कोहल की बात करते हैं तो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री में SN1 होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, SN2 होती है। पर लेट्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम कंसीडर कर लेते हैं कि इन्होंने SN1 ले लिया होगा। तो एनसीईआरटी में बेसिकली जब भी आप एनसीईआरटी बुक को ओपन करेंगे वहां पर मैकेनिज्म में पहली स्टेप में इस अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा, देन सेकंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा। तो यहाँ नो डाउट बच्चों को एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ होगा कि एनसीईआरटी बुक की मैकेनिज्म अगर हम फॉलो करते हैं तो आंसर बी करेक्ट होना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या होता है कि इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप चलने वाला है CH3 CH2OH, ये अल्कोहल है। फर्स्ट स्टेप में इसका क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन का स्टेप होगा कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस H+ को दे देगा। नाउ दिस विल फॉर्म CH3 CH2OH2+, और ये स्टेप होता है स्लो, इस तरह से होगा। पर ये स्टेप तुरंत फॉरवर्ड हो जाता है, मतलब H2O यहां से लीव कर जाता है और देन बनता है कार्बोकैटायन CH3 CH2+। एक्चुअल में ये दोनों ही इस रिएक्शन के लिए इंटरमीडिएट का वर्क करते हैं। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा, सी। बट नो डाउट बच्चों को एनसीईआरटी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग थोड़ा इस क्वेश्चन में पक्का डाउट हुआ होगा और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने आई थिंक बी ऑप्शन टिक किया होगा। पर ज्यादा बेटर है कि अगर आपके पास चॉइस है तो इस क्वेश्चन को आप लीव कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का जो टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स, वहां से आया हुआ है। ग्लूकोज की जो 5 और 6 केमिकल प्रॉपर्टीज दी हुई थी उन्हीं में से एक है बेटा। चलिए इसमें दे रखा है ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर टू गिव। देखिए यहां पर हमें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ग्लूकोज जब ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज करता है तो ब्रोमीन वाटर एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर हम ग्लूकोज का फॉर्मूला देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, ये ग्लूकोज का क्लोज स्ट्रक्चर है। यहां पर हम ग्लूकोज को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑक्सीडाइज करवाने वाले हैं ब्रोमीन वाटर से। अब ब्रोमीन वाटर ना एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो केवल अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। यह है 1 डिग्री अल्कोहल। ग्लूकोज 1 डिग्री अल्कोहल को ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। हाँ, एनसीईआरटी में एक इक्वेशन और दे रखी है, अगर आप इस ब्रोमीन वाटर की प्लेस पर कॉन्सेंट्रेट HNO3 ले लेते, कॉन्सेंट्रेट HNO3 लेते अगर आप, तो कॉन्सेंट्रेट HNO3 क्या होता है कि इसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉन्सेंट्रेट HNO3 एल्डिहाइड के साथ 1 डिग्री अल्कोहल CH2OH को भी ऑक्सीडाइज कर देता, लेकिन हमारे साथ जो क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉब्लम दिया हुआ है ब्रोमीन वाटर दिया हुआ है, और ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में ये 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ब्रोमीन वाटर केवल ऑक्सीडाइज करेगा अल्डिहाइड ग्रुप CHO को। इस CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके वो कन्वर्ट कर देगा COOH में। तो देखिए ये आपके किस ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है।
थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो सकता है कि किसी ने ऑप्शन नंबर ए बाई चांस टिक कर दिया हो, बट ऑप्शन नंबर ए तभी पॉसिबल होता जबकि कॉन्सेंट्रेट HNO3 होता। यहां पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का जो टॉपिक है पी ब्लॉक, उससे आया हुआ बेटा। इट्स द वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पी ब्लॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। देखिए जब भी हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो पहले हम मॉलिक्यूल्स में चेक कर रहे होते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो चेक द हाइब्रिडाइजेशन इन ईच मॉलिक्यूल। पहला ऑप्शन दे रखा है अमोनिया NH3। NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, बट सेंट्रल एटम नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो ये नाइट्रोजन, यहां पर हमारे पास पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा एक लोन पेयर के साथ। अब देखिए यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। sp3 के लिए आइडियल बॉन्ड एंगल, मतलब सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर नहीं होता है, तो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहां पर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। लोन पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है, तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो इस आइडियल एंगल से डिविएट होकर मतलब थोड़ा कम होगा और होगा 107 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन है H2O। H2O में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये 3 बेटा यहां लगाना है हमें। जो H2 है इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। H2 का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो यहां पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन पर होंगे 2 लोन पेयर। अब देखिए यहां पर जो रिपल्सन होगा एक तो होगा लोन पेयर, दिस इज द लोन पेयर रिपल्सन। सेकंड जो रिपल्सन होगा वो होगा यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो ये बॉन्ड एंगल अमोनिया के कंपेयर में और कंप्रेस होगा और थोड़ा डिक्रीज होगा और अप्रोक्सीमेटली होता है 104 डिग्री। ऑप्शन नंबर थर्ड में है PH3। अगर हम PH3 की बात करते हैं तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ये अपने प्योर p ऑर्बिटल का यूज करके तीनों बॉन्ड बना रहा होता है p हाइड्रोजन के साथ, और यहां पर बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली आता है 90 डिग्री। इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा PH3 में। नंबर 4 ऑप्शन आ रहा है NH4+। NH4+ में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो जो नाइट्रोजन है उस पर एक भी बॉन्ड पेयर अब नहीं होगा, ये NH3। यहां पर हाइड्रोजन के साथ इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है पॉजिटिव। तो जो बॉन्ड एंगल है वो एग्जैक्टली कितना होगा, आप इसको हम नेक्स्ट पेज पर ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ NH4+। NH4+ ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन लाइक अमोनिया, पर अमोनिया पर जो लोन पेयर है उसके प्लेस पर यहां पर होगा H, बिकॉज इस H+ के साथ इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है नाइट्रोजन ने और यहां पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहां पर लोन पेयर नहीं है, तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो होगा एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट। तो आप देख रहे हैं कि चारों जो ऑप्शंस आपके पास थे उनमें से जो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल आ रहा है वो 109 डिग्री 28 मिनट आ रहा है NH4+, दैट इज अमोनियम के लिए। तो इसका आंसर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पी ब्लॉक से आया हुआ है। क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा इजी तो नहीं है पर ये मॉडरेट लेवल का है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट हायर देन +2। आप देखिए सबसे पहले ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप 16 के हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखते हैं तो ग्रुप 16 जो है वो एलिमेंट्स बना रहा है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम भी होता है, बट हमारे पोलोनियम नहीं दिया है। ये 4 एलिमेंट्स हमारे सामने जो ग्रुप 16 के हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, मीन्स 1s2 2s2 2p4। ये इसका बैलेंसी सेल है। अगर हम बैलेंसी सेल की बात करते हैं टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6।
ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी +2 या फिर -2 हो सकती है। ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी बैलेंसिंग की यहाँ बात नहीं की गई है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, OS ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, +2 और -2। बट आप देखिए इसमें d ऑर्बिटल जो है ना वो एब्सेंट है, क्योंकि आपको पता है कि d ऑर्बिटल स्टार्ट होता है 3rd सेल से, तो ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल एब्सेंट है। अब फर्दर ये अपने बैलेंसी सेल को एक्सपांड नहीं कर सकता, तो इसकी जो हायर OS है +2 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर हम ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, रिमेनिंग और एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो इन सारे एलिमेंट्स में d ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। अगर d ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा तो ये +2 के साथ जब अपने बैलेंस सेल को आगे एक्सपांड करेंगे, लाइक इनमें ऐसा होगा कि ये बैलेंसी सेल है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही ऑक्सीजन की तरह, लेकिन इन सारे एलिमेंट्स में यहां पर d ऑर्बिटल भी होगा। तो ये चाहें तो अपनी OS को आगे एक्सपांड कर सकते हैं, कैसे, इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे एक्साइटेड करके। तो यहां पर जो हायर OS +2 नहीं पॉसिबल है, +2 से ज्यादा, वो किसके लिए होगा, ऑक्सीजन के लिए, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी के फर्स्ट टॉपिक सॉलिड स्टेट से आया हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात वो कर रहा है, तो आप देखते हैं ऑप्शन ए जो KCl दिया हुआ है, इसमें क्या है बेटा, आयंस हैं K+Cl-, इट मीन्स ये आयनिक सॉलिड होगा। एनसीईआरटी में अगर आपने एक देखा हुआ एक टेबुलर फॉर्म में सॉलिड की टाइप्स को क्लासिफाई किया गया है, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, तो KCl इज अ आयनिक सॉलिड। सेकंड, अगर हम SiO2 की बात करते हैं, तो SiO2 एक मॉलिक्यूल है जो कोवलेंट नेटवर्क बनाता है, कोवलेंट सॉलिड होगा। थर्ड, कॉपर दिया हुआ है, देखिए कॉपर एक मेटल है, सो इट्स अ मेटेलिक सॉलिड। एंड जो फोर्थ ऑप्शन अब दिया हुआ है AR ऑर्गन, ये होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। और यहां पर जो AR है उनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्सेज। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता है कि SiO2 और AR में से मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा होगा, बिकॉज AR तो मॉलिक्यूल्स नहीं है। बट जिसने भी एनसीईआरटी का वो क्लासिफिकेशन वाला टेबल केयरफुली एक बार रीड किया होगा, वो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी के टॉपिक नंबर 2 से, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स एंड प्रोटीन्स विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड। चलिए, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें दे रखा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए इसमें क्या है कि हम इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करके किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जो प्रेफरेंशियल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है मोलर मास निकालने के लिए पॉलीमर्स एंड प्रोटीन्स का, वह हम यूज कर रहे होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। क्यों? देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू होता है N/B/RT। तो पहला एडवांटेज तो हमें ये नहीं मिलता है कि यहाँ पर हम ये जो पाई इक्वल्स टू N मीन्स नंबर ऑफ सोल्यूट मोल्स, सोल्यूट मोल्स मीन्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास इनटू V/RT। तो पहला एडवांटेज ये कि मॉलिक्यूलर मास ये हमें फाइंड करना है सॉल्यूट का। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करने का फर्स्ट एडवांटेज ये है कि हम रूम टेम्परेचर पर इस मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो पॉलीमर है या प्रोटीन्स है वो डिकम्पोज होने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, नंबर 1। नंबर 2 ऐसा है कि इन सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में यूज कर रहे होते हैं मोलैलिटी का, और यहां पर हमने यूज करा है किसका, मोलैलिटी का, मतलब वॉल्यूम का। तो ऐसा है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन भी ले रखा है तो भी आप इसका कंपेरेबल
तो इजीली मैग्नीट्यूड में बेटर मॉलिक्यूलर मास को फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों एडवांटेज होते हैं हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के, इसलिए यहाँ पर प्रिफर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये था कि जिसने थ्योरी प्रॉपर पढ़ा हो ये अटेम्प्ट कर सकता है, बट हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी के सेकंड एनसीईआरटी के फर्स्ट टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। देखिए कायरल मॉलिक्यूल हम किसको बोलते हैं, जहां पर जो कार्बन एटम है उसकी 4 वैलेंसीज पर 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं कायरल। तो आप चेक कर लिए, कायरल मीन्स 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम्स। फोर डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स, ठीक है। यहां पर देखिए ऑप्शन फर्स्ट में अगर आप देखते हैं 2CH3 सेम है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी अगर हम देखते हैं, देखिए 4 डिफरेंट बैलेंसीज फॉर 4 ग्रुप्स और एटम्स हैं तो ये ऑप्शन बी होगा, पर चेक द अदर ऑप्शंस आल्सो। ऑप्शन सी में क्या है, देखिए आप यहाँ पर CH3 होगा, बाय मिस्टेक ये नहीं लिखा है पीपीटी में, तो यहाँ 2 CH3 ग्रुप होंगे तो ये भी क्या नहीं कायरल होगा। डी ऑप्शन में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करा गया, यहाँ पे भी 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी सेकंड एनसीईआरटी के अल्कोहल फिनॉल का क्वेश्चन है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेम रिएक्शन है, ये आपके सामने जो नेम रिएक्शन है ये राइमर टीमान रिएक्शन है, तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या होगा, ए। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये है एनसीईआरटी का टॉपिक बायोमॉलिक्यूल से। ये भी एकदम मतलब याद करने वाला क्वेश्चन था। प्रोटीन्स 2 टाइप का होता है, फाइब्रस और ग्लोब्यूल। तो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए केराटिन इज एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। तो ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा हमारा क्या था, याद करने वाला था बेटा। चलिए ये क्वेश्चन जो आ रहा है ये एनसीईआरटी के टॉपिक पी ब्लॉक से कवर किया हुआ है। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF, HCl, HBr, HI इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, मीन्स हमारे सामने क्वेश्चंस में हेलोजन एसिड्स दिए हुए हैं, हेलोजन एसिड्स की आपको इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ निकालनी है। आपको पता है कि जब भी हम ग्रुप में एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं डाउन द ग्रुप, तो हम प्रेफरेंस किसको दे रहे होते हैं, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी को। तो आप देखिए यहां पर जो हेलोजन एसिड्स बने हुए हैं HF, HCl, HBr, HI, इन सारे हेलोजन एसिड्स में आप देखिए डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो हेलोजन का साइज इंक्रीज करता है। साइज अगर इंक्रीज कर रहा है तो जो बॉन्ड लेंथ है ये भी इंक्रीज होती है, और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। इट मींस HI में ये जो बॉन्ड बना हुआ है सबसे इजीली डिक्रीज होगा, तो हमें सबसे इजीली H+ ये दे पाएगा, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HI होगा, देन HBr, HCl, HF। अब देख लिए आपका ऐसा किस ऑप्शन में आ रहा है, केयरफुली टिक करना है। जो ऑप्शन आपको दे रखा है वो देखिए आप, ये आ रहा है ऑप्शन ए में, इंक्रीजिंग ऑर्डर HI इज द मोस्ट एसिडिक एंड HF इज द लीस्ट एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी का टॉपिक पी ब्लॉक से आया हुआ है, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट कंसंट्रेट H2SO4। एक तो यहां पर हमें केयरफुली रीड करना चाहिए कि क्वेश्चन में करेक्ट दे रखा है, नॉट करेक्ट, तो यहां पर हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया है, इसको अंडरलाइन करना चाहिए आपको पहले। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन 1 बोल रहा है H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, नो डाउट H2SO4 एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मीन्स वाटर को इजीली एब्जॉर्ब करता है। नंबर 2 बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि सल्फर इसमें +6 OH में है। अब अगर हम H2SO4 का फॉर्मूला ले लेते हैं H2SO4, तो आप देखिए यहाँ पर इसको अगर आप कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं तो 2 टाइम्स H+ आ रहा है,
मीन्स इसके पास जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो कितने हैं 2। तो ये डी ऑप्शन में मतलब 2 सीरीज फॉर्म करेगा किसकी, सॉल्ट्स की। ऑप्शन सी में दे रखा Ka2 इज ग्रेटर देन K1। H2SO4 में क्या होता है बेटा कि इसका आयोनाइजेशन 2 स्टेप में होता है। पहली स्टेप में जब ये आयोनाइज्ड होता है तो जो फर्स्ट स्टेप का आयोनाइजेशन होगा उसको हम बोल रहे होंगे Ka1। फर्स्ट स्टेप में आया Ka1। H2SO4 का Ka1 बहुत ज्यादा होता है, इसका जो Ka1 है वो ग्रेटर देन 10 होता है। फाइन, अब हम बात करते हैं Ka2 की। Ka2 से पॉसिबल है क्योंकि एक H+ और बचा हुआ है। तो H2SO4 का अगर आप Ka2 की बात करते हैं तो Ka2 में होता है कि पहली स्टेप में जो H+ आयन का हाई कंसंट्रेशन है वो सेकेंड स्टेप के आयोनेशन को थोड़ा सा सप्रेस कर देता है। अब सेकेंड स्टेप में जो आयोनेशन होगा उसको हम बोल रहे हैं Ka2। बट पहली स्टेप में जो H+ बने हुए हैं वो सेकेंड स्टेप के आयोनेशन को सप्रेस कर देते हैं, तो Ka2 बहुत कम हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली होता है 2 × 10⁻²। तो आप देखिए कि ऑप्शन सी इसके लिए इनकरेक्ट होगा। ये एनसीईआरटी के टॉपिक नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी के टॉपिक नंबर 2 से आया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। इसमें क्या बोल रहा है वो कि प्योर वाटर बॉइल्स होता है 373.15 के, इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और नाइट्रिक एसिड बॉइल्स होता है 359.15 के पर। एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ H2 and HNO3 boils at 393.55 के। डिस्टिलिंग द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विल कॉज। देखिए यहाँ पर वाटर और HNO3 ने एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म किया हुआ है। एजियोट्रॉपिक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। सो लेट्स सी, रीड द ऑप्शंस। प्योर नाइट्रिक एसिड टू डिस्टिल ओवर द फर्स्ट, ये नहीं होगा बिकॉज आपको पता है कि जब भी एजियोट्रॉप बन जाता है तब क्या होता है कि दोनों ही एक ही टेम्परेचर पर बॉईल करते हैं, कंपोजिशन सेम होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। प्योर वाटर डिस्टिल फर्स्ट, ये भी पॉसिबल नहीं है। वन ऑफ देम टू डिस्टिल ओवर विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर, और बेसिक बात है कि अगर ए और बी नहीं है तो सी भी नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा बिकॉज बोथ ऑफ देम टू डिस्टिल ओवर इन द सेम कंपोजिशन। देखिए यहां तक आपको रीड करना है, एकदम कंफ्यूजिंग नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एजियोट्रॉप अगर होता है तो एजियोट्रॉप में जो भी एजियोट्रॉप बना रहा होता है वो सेम कंपोजिशन पर सेम टेम्परेचर पर डिस्टिल कर जाता है। डिस्टिल कर जाता है मतलब बॉयल ऑफ करता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, ये पहली बार थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट वाला क्वेश्चन आया हुआ है। जिन बच्चों को भी थोड़ा सा कैलकुलेशन से टेरर है वो इस क्वेश्चन को लीव कर सकते थे बिकॉज आपके पास ऑप्शन था। चलिए अभी तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ 5% बाय मास सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसका मोलर मास है 180, इज आइसोटोनिक विथ 1% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, द मोलर मास ऑफ एक्स इज। आप देखिए पहले बेटा यहां पर हमसे आइसोटोनिक की बात की गई है और आपको पता है कि आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। इट मींस यहां पर π1 क्या होगा π2, ठीक बात है। अब कंसंट्रेशन अगर सेम है तो C1 कितना होगा C2, C1 C2 सेम होगा, कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे। इससे हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, हमसे सब्सटेंस X का क्या निकलवाया गया है, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज आइसोटोनिक, द मोलर मास ऑफ X निकलवाया गया, उसके लिए हमें मोल्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ग्लूकोज के मोल्स गिवन इंफॉर्मेशन से हम निकाल सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ ग्लूकोज मोल्स इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ सब्सटेंस मोल। और सब्सटेंस क्या है हमारा X। देखिए मोल्स मीन्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 5 एंड मोलर मास आपको दे रखा है 180। सब्सटेंस का मास हमारे पास है कितना है 1%, 1,
और इसका मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास हमें फाइंड करना है। बस इजीली आपको सॉल्व करना है इसका। आप इसको सॉल्व करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ x दैट विल बी 180/5, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। आंसर कितना होगा? 36। तो ग्राम पर मोल में है, यूनिट तो सभी में सेम दे रखा है, तो इसका ऑप्शन कितना होगा? फर्स्ट। जनरली इतने इजी कैलकुलेशंस आते नहीं है, बट ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन था। चलिए, ये क्वेश्चन आया हुआ एनसीईआरटी के फर्स्ट टॉपिक से। सेकंड एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है एन SN1 रिएक्शन ऑफ एन एनंशियोमेरिक प्योर कायरल अल्काइल हैलाइड गिवन अ प्रोडक्ट। यहाँ पर बच्चों वो SN1 रिएक्शन की बात कर रहा है। आपको अगर SN1 रिएक्शंस की मैकेनिज्म पता हो तो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप जो स्लो होता है, वहां पर इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटाइन, और उस कार्बोकैटाइन में जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो वहां पर रेसिमाइजेशन होता है। ये लोग बात कर रहे हैं कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। ऑप्शन A प्लस B दोनों का कंबाइन रिजल्ट होता है रेसिमाइजेशन। तो इसका आंसर तो होगा C, बिकॉज अगर हम इसकी मैकेनिज्म लेते हैं तो आप देखिए कि प्योर कायरल लेना है आपको, तो कायरल में 4 बैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए अल्काइल हैलाइड की। सपोज आपने ऐसा कोई अल्काइल हैलाइड ले लिया है, अब पहले स्टेप में जब हीटोलाइसिस होती है स्लो होता है, और ये इसका RDS भी होता है। ठीक है, ये कायरल सेंटर है, बिकॉज प्रॉब्लम्स में हमसे कायरल सेंटर की बात की गई है। यहाँ से हीटोलाइसिस होती है, ये कार्बोकैटाइन फॉर्म करता है, कार्बोकैटाइन दिस MEH, और ये है ET, ये प्लस है, यहाँ पर एक P होता है, ये कार्बोकैटाइन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पर एक जो P बचा हुआ है ये अनहाइब्रिडाइज्ड। तो सपोज ये PZ हुआ, बिकॉज PX/Py हमने sp2 में ले लिया है। सेकेंड स्टेप में इसी पर जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तो ऐसा है कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए दोनों साइड अवेलेबल होती है। मीन्स आइदर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करेगा या फिर बैक से अटैक करेगा। तो इसमें सपोज फ्रंट से अटैक करने पर बनता है D, बैक से अटैक करने पर बनता है L, तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो 50% होगा D और 50% होगा L। 50D प्लस 50L, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? रेसिविक मिक्सचर। इट मीन्स इस रिएक्शन में फाइनली SN1 रिएक्शन में क्या होने वाला है? रेसिमाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? C। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये सेकंड एनसीईआरटी के टॉपिक नंबर 2 का क्वेश्चन है। एक रिएक्शन आपके सामने दे रखी है, PHCH डबल बॉन्ड CH2, एरो के ऊपर दिया हुआ है B2H6 H2O H2O2 होगा यहाँ पर बेसिकली OH माइनस। हमें फाइंड करना है बेयर pH इच फिनाइल दे रखा है, तो प्रोडक्ट हमें बनाना है। देखिए, वैसे तो इसकी मैकेनिज्म में थोड़े से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, पर ऑब्जेक्टिव पैटर्न दैट्स बेटर है कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाकर। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में यह है कि जब भी हम B2H6 बोरोन हाइड्राइड का हाइड्रोबोरेशन करवा रहे होते हैं और फर्दर इसको करवाते हैं ऑक्सीडाइज बाय H2O2, तो डायरेक्टली अगर आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच से सॉल्व करना है तो B2H6 और H2O2 दोनों का फाइनल रिजल्ट ये है कि जो प्रोडक्ट होगा उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग H2O का एडिशन आपको करवाना है। तो वही आपको अप्रोच यहाँ पे लगानी थी बेटा। तो अगर उसी अप्रोच से हम सॉल्व करते हैं PHCH डबल बॉन्ड CH2, कुछ नहीं करना आपको, मैकेनिज्म यहाँ पर ओपन नहीं करनी थी बिकॉज हमारे पास टाइम कम है। तो यहाँ पर हम H2O का एडिशन करने वाले हैं। आपको AMR यूज, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का यूज करके इस पर H2O का एडिशन करना है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि इस रिएक्टेंट पर H वहां ऐड होगा जहां पर ऑलरेडी H क्या है? कम है, बिकॉज मार्कोनिकॉफ कहता है कि H वहां पर ऐड करो जहां पर H ऑलरेडी ज्यादा है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमें H H2O से H प्लस इसमें वहां पर ऐड करना है जहां ऑलरेडी H कम है।
तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ H 2 है और नंबर ऑफ H यहाँ पर कितना है, 1 है। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग H2O का जो H प्लस है वो CH के साथ होगा और जो OH माइनस है वो होगा CH2 के साथ। तो प्रोडक्ट ड्रॉ करते हैं हम जरा, PH CH इसके साथ H होगा ना, सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो ये प्रोडक्ट होगा। आप देख लिए आपके ऑप्शन से कहां पर मैच कर रहा है बेटा, ये देखिए ऑप्शन ए में जो दे रखा है प्रोडक्ट ये मार्कोनिकोव का प्रोडक्ट है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लगाना था, एंटी मार्कोनिकोव। देखिए PH CH2 CH2OH, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा बी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का टॉपिक जो बायोमोलिक्यूल से वहां से आया हुआ है। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस आर। यहां पर ये कि थोड़ा सा भी अगर आपने नोट्स रेफर किए हों, एनसीईआरटी पढ़ा हो, तो डायरेक्टली हम ये देख सकते हैं कि अगर अल्फा और बीटा दे रखा है तो अल्फा और बीटा है एनोमर्स। अदरवाइज आपको इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करने के लिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एनोमर्स हम कहाँ बोलते हैं, एनोमर्स मतलब होता है जो केवल कॉन्फ़िगरेशन में C1 पर डिफरेंट होते हैं। जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो उसमें डिफरेंस होना चाहिए केवल C1 पर। इसमें दे रखा है C5, तो C5 इसका नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है। फंक्शनल आइसोमर भी नहीं है क्योंकि दोनों ग्लूकोज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी एनोमर्स। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। फ्लोरीन डज नॉट एक्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू। जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं बेटा, फर्स्ट ऑप्शन है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, सेकंड लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, थर्ड हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड फोर्थ इज स्मॉल साइज। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऐसा है कि चारों ही ऑप्शन फ्लोरीन के लिए करेक्ट हैं। इनमें से एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो फ्लोरीन के लिए वैलिड ना हो। ये सबसे पहले बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग था। हमें बात क्या करना है कि डज नॉट वेरिएबल ओएस। अब वेरिएबल ओएस के लिए आप देखिए स्मॉल साइज तो रिस्पॉन्सिबल हो नहीं सकता, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी नहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकती। बच्चों को जो कंफ्यूजन था वो था हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। एक बेटर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि अगर फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल एक्सपांड एब्सेंट होगा तो अपने बैलेंस सेल को एक्सपांड नहीं कर पाएगा। फ्लोरीन में 9 एटॉमिक नंबर है। इसके बैलेंसी सेल में कितना होता है बेटा, यह है इसका बैलेंसी सेल। यहाँ पर इसका जो बैलेंसी सेल है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। सबसे पहले फ्लोरीन ट्राई करेगा एनीहाउ इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना है। ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाई क्या हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके -1 ऑक्सीजन स्टेट दे रहा होगा, ठीक है। +1 तो इसके लिए होगा नहीं, कभी भी -1 होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर इसमें डी ऑर्बिटल होता प्रेजेंट तो ये अपने बैलेंस सेल को एक्सपांड कर पाता, बट इसमें डी एब्सेंट है तो बैलेंसी सेल को एक्सपांड ये नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण इसकी -1 ओएस होगी, प्लस नहीं होगी, ये रीजन करेक्ट था। बट वेरिएबल ओएस के लिए इसको बैलेंसी सेल को फर्दर एक्सपांड करना पड़ेगा ना, वो तभी पॉसिबल होगा जबकि डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। सो दैट्स वाई इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, सी नहीं होगा। ये एनसीईआरटी के पी ब्लॉक से क्वेश्चन आया हुआ है और एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे नील बॉटलेट, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट उनको ये रिजल्ट फाउंड हुआ था बेटा, उसी पर ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में अगर आपने ग्रुप 18 को देखा है तो वहाँ पर थ्योरी में डायरेक्ट ये लाइंस लिखी हुई हैं। क्वेश्चन में क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ O2 प्लस PTF6 माइनस इज द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जिनॉन फ्लोराइड, दिस इज बिकॉज। देखिए क्वेश्चन में O2 को O2 प्लस में कन्वर्ट किया गया है। O2 को O2 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नील बार्टलेट एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे
उन्होंने देखा कि जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को O2 से प्लस में कन्वर्ट करते हैं तो जो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है 1175 किलो जूल पर मोल। अब उन्होंने ऐसा नोटिस किया कि अगर हम O2 की बजाय जिनोन ले लेते हैं तो जिनोन में अगर हमें जिनोन प्लस बनाना है तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आ रही है 1170 किलो जूल पर मोल। तो क्या अप्रोक्सीमेटली सेम आयनाइजेशन एनर्जी आ रहा है यहां पर ये। तो अगर हम O2 को O2 प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 1170, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम देखिए O2 को O2 प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो फिर हम जिनोन को जिनोन प्लस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट क्या आ रहा है, सेम। तो आप देखिए इसका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ये ऑप्शन सी में आ रहा है, O2 एंड जिनोन हैव कंपेरेबल आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के फर्स्ट टॉपिक से है। सेकंड एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक, क्लोरबेंजीन रिएक्ट विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिवन ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो कंपाउंड्स, द रिएक्शन इज। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमारे सामने क्लोरोबेंजीन होगा, इस क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाना है किससे, Cl2 से। पर लेट्स केयरफुली चेक किसकी प्रेजेंस में करवाया है, FeCl3। FeCl3 एक लुईस एसिड है। FeCl3 जब Cl2 से रिएक्ट करता है तब ये बनाता है FeCl4 माइनस प्लस Cl प्लस। देखिए यहां पर जो Cl प्लस है वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो FeCl3 की प्रेजेंस में Cl2 इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस बन चुका है। अब जो फर्दर होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, तो बेंजीन रिंग कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो पॉसिबल है नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा। अगर आपको ये स्टेप थोड़ा सा भी ध्यान में है तो ऑर्थो पैरा आपको चेक नहीं करना, बिकॉज ऑलरेडी गिवन है। तो जो क्लोरोबेंजीन है उस पर इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा और सेकेंड टाइम जाएगा पैरा पर। ये ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ था, बस आपको ये पता करना था कि ये किस मैकेनिज्म के थ्रू चल रहा है। तो ये चल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है Cl प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन देख लें, शायद एक आध बार ऐसा हुआ कि जब इस क्वेश्चन को बोर्ड ने नहीं पूछा होगा, अदरवाइज हर बार किसी न किसी फॉर्मेट में बोर्ड इस क्वेश्चन को पूछ रहा होता है। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल बिकॉज, देखिए अगर हम फिनॉल को ले लेते हैं और फिनॉल को अगर हम आयोनाइज करवाते हैं तो आयोनाइजेशन पर ये बना रहा है फिनॉक्साइड आयन, आयोनाइज्ड होकर ये बना देगा फिनॉक्साइड आयन। अगर हम बात करते हैं इथेनॉल की, इथेनॉल इज C2H5OH। फिनॉल की तरह अगर हम इसको भी आयोनाइज करते हैं तो ये बना रहा होता है इथॉक्साइड आयन, मीन्स C2H5O नेगेटिव प्लस H प्लस। ठीक है, ये है कि ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसमें रेजोनेंस होगा, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है अभी रेजोनेंस के थ्रू इस बेंजीन रिंग पर क्या होने वाला, डिस्पर्स। तो रेजोनेंस जो है वो इस फिनॉक्साइड आयन को स्टेबल कर देगा। अगर हम इथॉक्साइड आयन की बात करते हैं तो इथॉक्साइड आयन में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स इथॉक्साइड आयन कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन। तो देखिए ऑप्शन ए में दे रहा है इथॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, ऑप्शन बी में दे रखा है फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन इथॉक्साइड आयन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, मीन्स ये जो फिनॉक्साइड आयन है रेजोनेंस के थ्रू क्या होगा, स्टेबल। और ये जो इथॉक्साइड आयन है यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है तो ये स्टेबल नहीं होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। आप पहले अंडरलाइन करिए नॉट करेक्ट को। अबाउट अमॉर्फस सॉलिड्स,
इस क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड बेटा आपको अमोर्फस सॉलिड की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज दे रखी है। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है अमोर्फस सॉलिड्स आर एन आइसोट्रॉपिक, आपको बोला है नॉट करेक्ट। तो देखिए एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक दो टर्म होती हैं, एक होती है आइसोट्रॉपिक और सेकंड टर्म जो हमें दे रखा है वो है एन आइसोट्रॉपिक। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है लाइक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो जब फिजिकल प्रॉपर्टीज सारे डायरेक्शन में सेम होती हैं, सेम, तो हम उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस हर डायरेक्शन में अलग होती हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, तो उसको बोलते हैं हम एन आइसोट्रॉपिक। ये डिफरेंट होती है एन आइसोट्रॉपिक के लिए हर डायरेक्शन में। अगर हम अमोर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सारे डायरेक्शन में क्या होती है, सेम, मतलब ये नेचर में आइसोट्रॉपिक होता है। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है किसके लिए, अमोर्फस सॉलिड के लिए। दूसरे ऑप्शन से अगर हम देखते हैं तो अमोर्फस सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, सही बात है। अमोर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर रखते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अमोर्फस सॉलिड हैव इर्रेगुलर शेप, इनका इर्रेगुलर शेप होता है तभी तो आइसोट्रॉपिक होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो उसका इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आंसर ए। आ रहा है 26, ये वापस कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट से बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है आप इसके। एन एलिमेंट विथ मोलर मास 96 ग्राम पर मोल फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल विथ ईच लेंथ 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इफ डेंसिटी इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द नेचर ऑफ यूनिट सेल इज। देखिए आपको यूनिट सेल का नेचर फाइंड करना है, तो जो फॉर्मूला आपको पता है D = Z × M अपॉन AQ × NA। इस फॉर्मूले में नेचर ऑफ यूनिट सेल फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए Z। एकदम इसको क्लियर कर लेते हैं, यहाँ इक्वल्स टू है बेटा, ये D = एंड दिस इज द Z। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको नेचर ऑफ यूनिट सेल फाइंड करना है। देखिए अगर हमें नेचर ऑफ यूनिट सेल फाइंड करना है तो क्या पता करना होता है, Z। बिकॉज Z से हमें पता लग जाता है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। इफ Z = 1 आ रहा है तो हम बोलेंगे सिंपल, 2 पर होगा BCC, 4 पर होगा FCC। तो चलिए हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं कितना आ रहा है हमें जो दे रखा है। = इस फॉर्मूले में आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें फाइंड क्या करना है, Z। तो Z विल बी कितना होगा, D × A³ × NA अपॉन दिस M। पुट द वैल्यूज। एक अच्छी बात यहाँ पर है कि किसी भी वैल्यूज में यूनिट कन्वर्जन आपको नहीं करना है। जनरली सॉलिड स्टेट से जब भी क्वेश्चन आया है तब वो यूनिट कन्वर्जन कुछ दे रहे होते हैं, मीन्स यहाँ पर इसको पिकोमीटर में दे देते हैं, यहाँ सेंटीमीटर में, तो आपको फिर यूनिट कन्वर्जन करना होता है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है बिकॉज सारी यूनिट सेम दे रखी है। तो देखिए Z = डेंसिटी कितना दे रखा है बेटा, हमें डेंसिटी दे रखा है 10 × AQ मीन्स एज लेंथ कितना दे रखा है, 4 × 10⁻⁸ और इसका हमें क्या करना है, क्यूब इंटू n एकदम सिंप्लीफाई फॉर्म में दे रखा है आपको 6 × 10⁻23 एंड द मोलर मास कितना दे रखा है, 96। सो दिस डिवाइड बाय 96। आप सॉल्व कर लीजिए, इट्स अ वेरी इजीली सॉल्यूशन बिकॉज यहाँ पावर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -24 + 23। तो Z जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4। ये सबसे सिंपलेस्ट इजी कैलकुलेशन है। अब Z अगर 4 आ रहा है तो जो नेचर होगा वो कितना होगा, FCC। तो आंसर इसका C करेक्ट होगा। ये सॉलिड स्टेट का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसलिए बन पाया बेटा कि नंबर 1 तो ये इसमें यूनिट कन्वर्जन आपको नहीं करना था।
नंबर 2, इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत ही आसान था, बिकॉज देखिए क्यूब आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27। ये एनसीईआरटी के सेकंड टॉपिक सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आया हुआ है बेटा। लेवल बहुत ही आसान है, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन आसान है बेटा। चलिए पहले हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2.5 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट was dissolved in 50 ml of water. It gave boiling point elevation of 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड. The molar mass of the solute is, मतलब हमें सोल्यूट का मोलर मास फाइंड करना है। तो पहले हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे आपको सब पता है, सब पहले ही ऑलरेडी सभी को पता है, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू कितना होगा, आई इंटू के बी इंटू एम। एम मीन्स मोलेलिटी। डेल्टा टी बी मीन्स क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये आपको 0.52 दिया हुआ है, तो ये है 0.52 इक्वल्स टू आई, यहाँ पे कितना होगा, 1 टर्म फैक्टर 1 होगा, बिकॉज यहाँ पर एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ नहीं बोला गया है। के बी हमें ऑलरेडी दे रखा है 0.52, ये के बी फॉर वाटर 0.52। ना मोलेलिटी मीन्स क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूट मोल्स अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी और इन ग्राम। तो देखिए सोल्यूट मोल्स में से आपको सोल्यूट मोल्स मीन्स क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 2.5 और सोल्यूट का मोलर मास ये आपको फाइंड करना है अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम में आना है बेटा। सॉल्वेंट यहाँ क्या है, वाटर है। वाटर का वेट आपके पास नहीं, वॉल्यूम है। तो यहां पर हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू का 1 ग्राम पर ml। ठीक है, अब हमने अज्यूम करा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml है, तो वाटर का मास मतलब सॉल्वेंट का मास कितना होगा, 50 इंटू 1, दैट विल बी कितना होगा, 50 ग्राम। अगर आप ग्राम में ले रहे हैं तो आप यहां 1000 ले लीजिए, 1000 अपॉन 50। इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा आप, ये कैंसिल आउट होगा। इस मॉलिक्यूलर मास को आप सॉल्व कर रहे हैं इजीली, तो जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास आ रहा है वो आ रहा है 50 ग्राम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने का इसलिए था कि बच्चों को थोड़ा सा सोचना था कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml लेना है। बस इतना सा ही पार्ट थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेटेड में कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप देखिए फॉर्मूला बहुत आसान है और इसके कैलकुलेशंस बहुत ही आसान है। तो उसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये क्वेश्चन पी ब्लॉक से लिया गया है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट नाइट्रोजन को ऑब्टेन करने की मेथड्स दे रखी है, वहां से डायरेक्ट रिएक्शन ली गई है बेटा। यहाँ पर हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। मीन्स अमोनियम डाइक्रोमेट का हीटिंग इफेक्ट हमें यहाँ देखना है। तो NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये बनाता है N2 गैस फॉर्म में, प्लस Cr2O3 ये ग्रीन कलर का सॉलिड फॉर्म होता है, और साथ ही बनता है H2O जो यहाँ से वेपोराइज्ड हो जाता है। तो आप देखिए इस इक्वेशन में जो गैस हमें मिलने वाली है वो होगी N2 गैस। मीन्स ऑप्शन क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा ये है कि क्वेश्चन याद करने वाला था, जिन्होंने इक्वेशन पी ब्लॉक की प्रॉपर फॉर्म में लर्न कर पाई है वो इसको बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये भी पी ब्लॉक से आया हुआ क्वेश्चन है। ऑन इट्स रिएक्शन विथ वाटर एंड अल्कलीज द बिहेवियर ऑफ SO2 गैस इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ विच गैस। देखिए अगर हम CO2 गैस की रिएक्शंस को देखते हैं तो CO2 गैस एक वाटर सॉल्युबल गैस है। इसको अगर हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, ये बना रहा है H2CO3। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें तो SO2 दे रखा है, तो CO2 की तरह SO2 भी वाटर से जब रिएक्ट करता है तो बनाता है H2SO3। तो ये सेम आ रहा है दोनों का बिहेवियर वाटर के रेस्पेक्ट में। अल्कली के रेस्पेक्ट में चेक करते हैं बेटा हम,
व्हेन CO2 रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अल्कली होगा, तो ये बना रहा होगा NaHCO3। सिमिलरली CO2 को अगर हम CO2 के प्लेस पर अगर हम SO2 ले लेते हैं और इसको रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये बना रहा होगा सोडियम बाय सल्फाइड NaHSO3। तो सेम बिहेवियर चल रहा है। क्वेश्चन इज दैट कि हमने ऑप्शन कैसे टिक किया होगा। देखिए अगर हम ऑप्शन सी की बात करते हैं अमोनिया से, ये बेसिक है, तो बेसिक NaOH से रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं अगर तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों ये क्वेश्चन सेकंड एनसीईआरटी के फर्स्ट टॉपिक से आया हुआ है। यहाँ पर हमसे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, और अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं, इसके मैकेनिज्म को अगर आपको पता हो, तो ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट इस रिएक्शन का वो होता है कार्ब एनायन। इंटरमीडिएट है कार्ब एनायन, मीन्स कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। तो जो भी फैक्टर कार्ब एनायन इंटरमीडिएट को स्टेबल करेगा वही इस रिएक्शन में मोस्ट रिएक्टिव होगा। कार्ब एनायन की अगर हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है -I और -M का, और इनवर्सली होता है +I एंड +M का। तो आप देखिए यहाँ पर सारे में कॉमन फैक्टर आ रहा है, सभी में क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में पैरा पर NO2 है, ये -I एंड -M इफेक्ट दे रहा होगा। सी ऑप्शन में CH3 दे रखा है, ये +I एंड +M होगा। डी ऑप्शन में भी +I एंड +M होगा, ये रेफरेंस होगा, बिकॉज यहाँ पर -I -M और +I +M कुछ नहीं होगा बी ऑप्शन में। तो देखिए आप मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, जो कार्बन आयन को स्टेबल कर रहा होगा, और यहाँ पर कार्बन आयन को स्टेबल करने वाला होगा -I -M इफेक्ट, दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये एनसीईआरटी का टॉपिक फर्स्ट का आउटटेक्स्ट प्रॉब्लम है, जो ABC करके क्वेश्चन दिया हुआ है आउटटेक्स्ट एक्सरसाइज में, उसका एक पार्ट यहाँ पर उन्होंने ले लिया है। देखिए बेसिकली ये रिएक्शन जो आपके सामने दे रखी है बुर्ज रिएक्शन है, ठीक है। हमें यहाँ पर R फाइंड करना है। तो अब बुर्ज रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल हम ले रहे होते हैं। यहाँ पर अल्काइल हैलाइड तो नहीं दे रखा, पर एक पार्ट करके हमें दिया हुआ है। तो जो A ऑप्शन होगा, B ऑप्शन होगा, C और D ऑप्शन में आप देखिए, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसकी सिमेट्रिकल 2 पार्ट में हम इसको यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। सिमेट्रिकल अगर आप 2 पार्ट से डिवाइड करते हैं तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, C। तो इसका ऑप्शन C करेक्ट होगा। और देखिए हम वैसे अगर इसको बनाते हैं तो CH3 CH3 यहाँ पर X CH3, बिकॉज हमें अल्काइल हैलाइड की 2 मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं बेटा। यहाँ पर 2Na रिएक्ट विथ अगेन नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो देखिए क्या बनता है यहाँ पर, दिस इज रिमूव 2NaX, और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हमारे रिएक्शन के अकॉर्डिंग आ रहा है। देखिए तो ये जो पार्ट आ रहा है अल्काइल हैलाइड का, ये वाला जो पार्ट है वो किस ऑप्शन से ऑब्टेन हो रहा है, हमें ऑप्शन C से ना, तो इसका ऑप्शन C करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट में द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनॉल विल बी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का इंटेक्स की सॉल्व एक्सरसाइज में से आया हुआ है बेटा, ठीक है। हमसे इसमें पूछा हुआ है कि हमें मोनोनाइट्रेशन करवाना है 3-मिथाइल फिनॉल का। चलिए पहले हम 3-मिथाइल फिनॉल का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो ये है फिनॉल, और नंबर 3rd पोजीशन पर हमें लगा दिया मिथाइल, इट्स अ 3-मिथाइल फिनॉल।
इसका हमें मोनो नाइट्रेशन करना है, मतलब एक ही NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है इसमें। इसका अगर हम मोनो नाइट्रेशन करवाते हैं तो फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड होता है बच्चों। ये दोनों पोजीशन है ऑर्थो और ये वाली पोजीशन है पैरा। तो मोनो नाइट्रेशन में ये है कि एक बार NO2 ग्रुप इस पैरा पर जाएगा तो जो प्रोडक्ट होगा वो यहां पैरा पर NO2 आने वाला है। तो एक प्रोडक्ट तो ये बन गया प्लस, यहां तो कोई डाउट नहीं था बिकॉज पैरा एक ही पोजीशन है। बट इसमें डाउट ये हो सकता है कि ऑर्थो पोजीशन दो थी बेटा। देखो अगर आप इस पोजीशन की बात करते हैं ऑर्थो, जो OH और CH3 के बीच वाली पोजीशन है, तो यहां पर स्टेरिक हाइड्रेंस होगी। तो NO2 ग्रुप ज्यादा प्रेफरेबल ऑर्थो पोजीशन में इस साइड जाएगा, मतलब कहां जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज राइट हैंड साइड में क्या होगी, स्टेरिक हाइड्रेंस। तो इस ऑर्थो पोजीशन पर आना है NO2 ग्रुप। तो यहां पर जो प्रोडक्ट होगा OH CH3 या नहीं आएगा स्टेरिक हाइड्रेंस के कारण, यहां पर होगा NO2 ग्रुप। ये है NO2। अब मैच कर लीजिए आपको किस ऑप्शन में आ रहा है बेटा। इस पोजीशन पर या नहीं होगा बिकॉज यहां पर था स्टेरिक हाइड्रेंस। तो आप देखिए आपका ऑप्शन जो ए आ रहा है वहां पर पैरा पर NO2 है, अनहाइंडर्ड पोजीशन, ऑर्थो पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, पैरा पर NO2 है। ऑप्शन बी ऑप्शन ए जैसा ही है, बस थोड़ी सी मिस्टेक करने के चांसेस थे बिकॉज यहाँ पर NO2 ग्रुप लगाया हुआ है इस पोजीशन पर जिसमें स्टेरिक हाइड्रेंस है, तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अदरवाइज अगर ऑप्शन सी की आप बात करते हैं तो ऑप्शन सी में तो देखिए दोनों ही ऑर्थो पोजीशन को ऑक्यूपाइड किया हुआ है, और ऑप्शन डी का तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, मेटा पोजीशन पर आया हुआ है। तो जो डाउट आपको हो सकता था वो ए और बी में हो सकता था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1-phenyl ethanol may be prepared by the reaction of C6H5Br with, चलिए C6H5Br with, C6H MgBr है वो एक्चुअल में, ठीक है। तो आप हमारे पास पहले तो हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए 1-phenyl ethanol का। सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 1-phenyl ethanol। ये है इथेनॉल OH और नंबर 1 पर ही लगाना है हमें फिनाइल ग्रुप। अब बिकॉज यहां पर ये C6H5 MgBr है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमारे पास ये दे रखा है 1-phenyl ethanol, ये प्रिपेयर करना है। देखिए इसमें हमारे पास अभी एट प्रेजेंट कार्बन मतलब फिनाइल रिंग है, 2 कार्बन हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो डायरेक्टली अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगानी है तो ये तो पॉसिबल है नहीं बिकॉज यहाँ 3 कार्बन है। सी ऑप्शन पॉसिबल नहीं क्योंकि एक ही कार्बन है। डी ऑप्शन पॉसिबल नहीं बिकॉज 3 कार्बन है। तो आंसर तो इसका बी होगा अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाया हुआ है। चलिए फिर हम इसको प्रिपेयर भी कर लेते हैं। कैसे प्रिपेयर करना है देखिए आप। C6H5 MgBr ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, प्लस इसको रिएक्ट करवाना है हमें CH3CHO से। ये बॉन्ड यहां टर्न होगा, कार्बन H पॉजिटिव, ऑक्सीजन H नेगेटिव। इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा C6H5 एंड नेगेटिव पर होगा MgBr। तो CH3CH यहां जो O नेगेटिव आया हुआ है उस पर क्या होगा, पॉजिटिव का MgBr। तो यहां होगा MgBr एंड जो C पॉजिटिव है उस पर होगा नेगेटिव का C6H5। ये अभी एडिशन प्रोडक्ट बना हुआ है, इसका हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। हाइड्रोलाइसिस करने पर यहां से जो पार्ट रिमूव होगा MgBrOH। और आप प्रोडक्ट देखिए आप, CH3CH C6H5 एंड OH।
देखिए क्या इसका आईपीसी नेम 1-फिनाइल इथेनॉल है, यस 1,2-1-फिनाइल इथेनॉल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से है। टू अमंग द 3 कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए आर 2-deoxyribose and a nitrogen containing heterocyclic base. The third component is। देखिए आपको पता है डीएनए एक पॉलीमर है बेटा, और पॉलीमर को बनाने वाली जो मोनोमर यूनिट है डीएनए को बनाने वाली वो है न्यूक्लियोटाइड। अब अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड में जो होना चाहिए, जो डीएनए को बनाएगा वो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। अब न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास एक तो होती है शुगर, फाइन शुगर उन्होंने दे रखा है 2-deoxyribose, एक होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस, ये भी दे रखा है, फाइन। एक थर्ड कंपोनेंट जो होता है वो है फॉस्फेट। तो जो फॉस्फेट होता है वो कम्स फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, शुगर डीएनए है तो शुगर डीऑक्सीराइबोज है, और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग एनी बेस आप ले सकते हैं। एक जो कंपोनेंट यहाँ पर मिसिंग है वो क्या है, फॉस्फेट। अब ये फॉस्फेट कहाँ से आएगा बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड से। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी, बिकॉज यहाँ थर्ड होगा फॉस्फेट, दैट इज कम्स फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, विच अमंग द फॉलोइंग बेसिस इज यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। ये भी बायोमोलिक्यूल्स का कंप्लीटली याद करने वाला क्वेश्चन है। अगर हम बेसिस की बात करते हैं तो डीएनए और आरएनए के बिटवीन 2 ही बेस में कंपटीशन चल रहा होता है बेटा। हम बोलते हैं आरएनए में होता है यूरेसिल, एक जो डिफरेंस वाला बेस है, तो डीएनए में होता है थायमिन। ये एक डिफरेंशिएट करने वाले बेस हैं दोनों के बिटवीन। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको क्वेश्चंस जो है ना वो थोड़ा केयरफुली रीड करना है कि यहाँ पर नॉट दे रखा है, एक ऐसा बेस जो आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, तो कौन सा होगा, जो डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता है, थायमीन। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस आपको अटेम्प्ट करते टाइम थोड़ा सा केयरफुली रीड करना था कि नॉट दे रखा या नॉट नहीं दे रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वापस बायोमोलिक्यूल से है। ये है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज। एक्चुअली मैंने ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी से 2 और 3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं यहाँ पर। तो ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म्स ग्लूकोज पेंटाएसिटेट विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ। देखिए इस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए पहले तो आपको अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बेटा। तो ग्लूकोज है CHO, इसको ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं इस रिएक्शन के लिए यहाँ पर। अगर आपको क्लोज स्ट्रक्चर पता है तो भी चलेगा। CHOH ये कितना होता है, होल 4 CH2OH। इसको रिएक्ट करवाना है किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O। चलिए एसिटिक एनहाइड्राइड ये जो है ना बच्चों, ये किस फंक्शनल ग्रुप से रिएक्ट करता है, OH से। एसिटिक एनहाइड्राइड का जो CH3CO वाला पार्ट आने वाला है, एसिटाइल वाला पार्ट, ये रिएक्ट करता है फंक्शनल ग्रुप OH से। इट डज नॉट रिएक्ट विथ CHO। देखिए आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग CHO पर यहाँ रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन जितने भी ग्लूकोज में OH ग्रुप हैं वो सब इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए ग्लूकोज में कितने टाइम्स OH आ रहा है बेटा, ये 2 डिग्री अल्कोहल आ रहा है 4 टाइम्स, ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल 1 टाइम्स, टोटल कितने हैं 5 टाइम्स OH ग्रुप। तो एसिटिक एनहाइड्राइड जब रिएक्ट करेगा तो कितना बनाने वाला है, ये 5 टाइम्स रिएक्शन होने वाली है। और अच्छी बात है कि आपको पेंटा बोला है, देखिए यहाँ पर तो पेंटाएसिटेट बोला है, और रिएक्शन किसको कन्फर्म कर रहा है, 5OH ग्रुप को। और इस रिएक्शन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। CHO बिकॉज यहाँ रिएक्शन नहीं हुआ है, CHO ये H जो है वो उसको रिप्लेस करना है आपको एसिटाइल ग्रुप से। एसिटाइल ग्रुप मीन COCH3, तो यहाँ H के प्लेस पर आपको लगाना था बच्चों COCH3, और ये कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, मीन्स होल 4
CH2OH, यहाँ भी H को रिप्लेस करना था COCH3 से, और हमने कितने मॉलिक्यूल्स काम में ले लिए 5, तो यहाँ पर आना था 5 ये है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, और जो रिमेनिंग पार्ट यहाँ रिमूव हुआ है दैट इज 5 टाइम्स एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट था। ये थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि दूसरे क्वेश्चन के कंपेयर में थोड़ा सा टफ था, बिकॉज हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स थी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी फर्स्ट के टॉपिक नंबर 2 से लिया हुआ क्वेश्चन है, मतलब इससे इजीएस्ट क्वेश्चन नॉट पॉसिबल। तो टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक्स द बॉटल इज सील्ड अंडर। आपको पता है कि अगर हम प्रेशर को हाई कर देते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज हो जाती है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है, तो आंसर होगा हाई प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ये भी एनसीईआरटी के टॉपिक नंबर 2 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड A and B सो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, दिस इज बिकॉज। देखिए हमने एक सॉल्यूशन बनाया है A and B को मिक्स करके, बोल रहे हैं कि ये क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन देगा। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा बेटा कि जो डेल्टा H मिक्सिंग होगा वो नेगेटिव होगा, डेल्टा V मिक्सिंग ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ऐसा कब होगा। ऑप्शन ए में दे रखा PA, इसका कोई मीनिंग ही नहीं यहाँ पर, इसका मीनिंगलेस। ऑप्शन बी में दे रखा द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ABB इज लेस देन AB। A के बीच की फोर्स बात करते हैं हम, एक B और B के बीच की बात कर रहा है, और एक वो ले रहा है A और B को। ये मिक्सिंग वाला है बेटा फोर्स, ये प्योर फॉर्म में है। वो बोल रहा है नेगेटिव होगा, मतलब ओवरऑल प्रोसेस कैसा होना चाहिए, एक्सोथर्मिक। डेल्टा H नेगेटिव में से एक्सोथर्मिक, और वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डिक्रीज। मीन्स ये ऐसा रहा होगा कि यहाँ पर ये फोर्स वीक होगा, ये भी वीक होगा, और इन दोनों के कंपेयर में AB वाला फोर्स रहा होगा स्ट्रॉन्ग। क्योंकि अगर AB वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग रहा होगा तभी तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास आए होंगे। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो मॉलिक्यूल थोड़ा पास होंगे, और जब हमने A और B को मिक्स करके AB बनाया है तो पहले क्या करा होगा, A और B की फोर्स को ब्रेक किया है। यहां पर हमने एनर्जी लगाया होगा अमाउंट, पर एक नया जब फोर्स सेटअप हुआ तो एनर्जी लिबरेट हुआ होगा। देखिए हम बोल रहे हैं कि ये वाला फोर्स स्ट्रांग है, तो नो डाउट जितनी एनर्जी हमने सप्लाई की, सपोज 10 सप्लाई की, एनर्जी जो है ना हमारी वो 20 से ज्यादा रिलीज हुई है। मोर देन क्या हुआ 20, सपोज हुआ 25, मतलब ओवरऑल मिलाकर एनर्जी रिलीज हुई है। तो ऐसा किस ऑप्शन में चल रहा है, देखिए द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये होगा, AB वाला फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग होगा तभी नेगेटिव डेविएशन होगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एनसीईआरटी की P ब्लॉक से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। द स्ट्रक्चर ऑफ Xgf6, अगर हम किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट चेक करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। Xgf6 में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d2। sp3d2 की जो रेगुलर ज्योमेट्री है वो है ऑक्टाहेड्रल। दिखते हैं कि यहाँ लोन पेयर है कि रेगुलर ज्योमेट्री है, तो देखिए Xgf6 में एक लोन पेयर होगा। अब जो लोन पेयर होता है इसमें वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल के जो 6 फेसेज होते हैं इसके, इनमें से किसी एक फेसेज पर मोमेंटली रोटेट कर रहा होता है ये लोन पेयर। तो ऐसे में जो है ना इसकी ज्योमेट्री रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं पाती, इस लोन पेयर के कारण ज्योमेट्री होती है वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं होती है बच्चों, ये बन जाती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, ये होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल।
और ये किसके कारण हुआ है? बिकॉज XgF6 में एक लोन पेयर होता है जो मोमेंटरी किसी भी इसके एक फेस पर रोटेट करता रहता है और इस लोन पेयर की रिपल्सन के कारण ही इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एच नॉट बॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। ये पी ब्लॉक के हेलोजन एसिड्स का क्वेश्चन है, ग्रुप 17 से पूछा गया है। इससे मिलता जुलता अभी थोड़ी देर पहले ही हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो इसमें पूछा है कि डेल्टा एच नॉट मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की आपसे बात कर रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा। ये सारे हेलोजन एसिड हैं बेटा। अगर हम फ्लोरीन से आयोडीन तक बात करते हैं तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिक्रीज होती है, बिकॉज बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इंक्रीज। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी वो किस में होगा? HF में होगा। तो फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कहाँ पर होगा? HF में। एक रीजन तो ये है कि फ्लोरीन का साइज कैसा होता है? स्मॉल, तो ये बॉन्ड कैसा बनाएगा? छोटा बनाएगा, तो उसको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। दूसरा ऐसा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी हाई है, तो H और F के बिटवीन ना सबसे ज़्यादा EN डिफरेंस HF में होगा, इसलिए HF क्या होगा यहाँ पर? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सिजन एसिड्स ऑफ सल्फर कंटेन्स परऑक्सी लिंकेज। ये क्वेश्चन NCERT के ग्रुप 16 पी ब्लॉक से आया हुआ है। परऑक्सी लिंकेज आपको देखना है, परऑक्साइड लिंकेज। इनके स्ट्रक्चर सारे आपको पता होना चाहिए बेटा। H2SO4 का अगर हम स्ट्रक्चर निकालते हैं तो ये आ रहा है H2SO4, दिस इज द H2SO4। आप देखिए यहाँ पर कोई परऑक्सी लिंकेज नहीं है। H2S2O7 जो आ रहा है वो है H2S2O7 का स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं। देखिए कितने वो आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया है। यहाँ पे भी देखिए आप कोई परऑक्सी लिंकेज नहीं है। H2SO3 अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर होगा H2SO4 की तरह होगा। एक O को हमें यहाँ से हटाना है, द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO3। आप देखिए H2S2O8, O8 में एक जो एक्स्ट्रा O होगा वो यहाँ पर परऑक्सी लिंकेज फॉर्म कर रहा होगा, तो इसका हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं अब। H2S2O8 का सल्फर, ये है परऑक्सी लिंकेज। रिमेनिंग स्ट्रक्चर इसी की तरह होगा बेटा। तो ये है परऑक्सी लिंकेज और हमसे यही पूछा है परऑक्साइड और परऑक्सी लिंकेज, तो ऑप्शन इसका होगा डी करेक्ट। तो एक तो ये पता है कि ऐसा हो कि आपको एक तो फॉर्मूला एक्यूरेट फॉर्म में पता हो, तो फॉर्मूला देख के भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे कि कहाँ पर परऑक्सी लिंकेज आ रहा है, अदरवाइज आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। देखिए एनसीईआरटी में रिएक्शंस डायरेक्ट लिखी हुई हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, इन्हीं पर एक क्वेश्चन बनाया, बहुत ही अच्छा। नॉट करेक्ट पूछ रहा है वो आपसे। ऑप्शन ए में हमें फ्लोरीन दे रखा है, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वाटर को O2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, बढ़िया बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑप्शन अगर हम बी की बात करते हैं तो आप देखिए बी ऑप्शन में जो हेलोजन आयोडीन है उसकी वाटर के साथ रिएक्शन एक तो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है रूम टेम्परेचर पर, है ना, और ऐसा होता है कि फ्लोरीन के जस्ट अपोजिट होती है। मतलब यहाँ पर ऐसा होता है कि जो आयोडीन है I-, उसको जो वाटर है वो I2 में ऑक्सीडाइज करता है। मतलब ये जो आयोडीन वाली रिएक्शन है इसका जस्ट रिवर्स होती है, जबकि ये तो सेम दे रखी है। तो नो डाउट ये नॉट करेक्ट आंसर है, मतलब हमारा आंसर यही होगा बी। अगर हम Cl2 और Br2 की बात करते हैं तो दोनों ही वाटर से रिएक्शन करके हेलोजन एसिड और हाइपोहेलस एसिड बनाते हैं, दो अगेन करेक्ट दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा बी।
क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एलाइलिक हैलाइड्स। ये एनसीईआरटी का टॉपिक 1 बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड दे रखा है, हमसे पूछा है एलाइलिक कौन सा होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में जो आपको दे रखा है वह हेलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। जब भी हेलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा ये बिनाइल होता है बेटा। बी और सी में देखिए आप डबल बॉन्डेड कार्बन की ऑल्टरनेट पर एक्स आया है, इसका कोई क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं होता, ये जनरल होता है। डी ऑप्शन में जो हेलोजन है वो डबल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पर है, ये एडजेसेंट पोजीशन है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से भी अटैच्ड है और इसी को हम बोल रहे होते हैं एलाइलिक। मतलब एलाइलिक होता है कि जब भी हेलोजन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए उससे होता है तब उसको बोलते हैं एलाइलिक। तो एक कंडीशन किसमें फुलफिल होता है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, which reagent will be required for one step conversion of benzene diazonium chloride to phenol। ये भी बोर्ड का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर बार पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2 प्लस Cl-, इससे हमें फिनॉल बनाना है। तो फिनॉल को हम डायरेक्ट वाटर की रिएक्शन से बना सकते हैं, H2O, यहाँ पे क्या बना है N2 गैस फॉर्म में रिलीज हुआ होगा बच्चों, OH यहाँ पर आया है, ये H2O से आया हुआ है, OH एक H और Cl ने बनाया हुआ है HCl, तो ये तो बन गया है फिनॉल, ये फिनॉल है। अब आंसर तो इसका आ रहा है कौन सा, वाटर, सी। पर बच्चों को, कई सारे बच्चों को मे बी डाउट हुआ हो कि मे बी पॉसिबल हम NaOH एक्वस ले लें तो भी हमें OH माइनस तो मिल ही जाएगा ना। देखिए NaOH आप एक्वस ले लेते तो यहाँ क्या प्रॉब्लम आने वाली थी बेटा कि OH माइनस यहाँ आ जाता, चलो। पर नेक्स्ट क्या था कि फिनॉल है एसिडिक और NaOH क्या है बेसिक, तो फिनॉल तो नहीं मिलता ना आपको, फर्दर एसिड बेस रिएक्शन होती है, फिनॉल को क्या मिलता है, सोडियम सॉल्ट। सी दैट्स वाई हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज ना करके H2O का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, गिवन बिलो आर द क्वेश्चंस 45 to 49 असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन आ गया बेटा, इनको बहुत ही केयरफुली आपको अटेम्प्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 45 ये एनसीईआरटी के टॉपिक नंबर 2 से है। ए असर्शन में क्या बोल रहा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फाइन, ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, चैप्टर यहीं से स्टार्ट हो रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छी बात है, रिलेटिव लोअरिंग ऊपर है स्टेटमेंट, मतलब असर्शन ए तो ट्रू है। रीजन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये बात सही नहीं है, बिकॉज हम अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करते हैं P01 माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू होता है x, ये टर्म है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और यहाँ पर x क्या है, ये जो x बेटा यहाँ पर ले रखा है, दिस इज द x, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नॉट सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए आपको रीजन में क्या दे रखा है, देखिए रीजन में दे रखा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जबकि ये होता है सॉल्यूट के लिए, मींस रीजन वाला स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। तो देखिए ऐसा कहां पर हो रहा है, ऐसा हो रहा है, देखिए आप जो दे रखा है इसमें वो ऑप्शन ए ट्रू है, सी ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, जबकि आर क्या है, फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी, इसका आंसर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एनसीईआरटी के टॉपिक सॉलिड स्टेट से है। असर्शन में बोला है जेडनो ऑन टर्न्स येलो, सही बात है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट आपने देखा होगा कि जेडनो को जब हम हीट करते हैं तो ये येलो कलर का हो जाता है। रीजन दे रखा है एक्सिस Zn+2 आयंस मूव टू इंटरस्टिशियल साइट्स एंड द इलेक्ट्रॉन टू नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट्स, बिल्कुल सही बात है। देखिए ZnO हमारे पास जो होता है बेटा, ये जब कूल होता है तो वाइट होता है, मतलब रूम टेम्परेचर वाइट होता है। हमने इसको हीट किया, हीट करने से क्या बनाता है Zn+2 और O2 गैस निकल जाती है।
होता है कि O2 तो गैस फॉर्म में रिलीज होती है, Zn+ तो इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस्ट किए हुए हैं वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इंटरस्टिशियल साइट्स में ही रहते हैं। उन इलेक्ट्रॉन के कारण इसका कलर कैसा आता है, येलो कलर का आता है, बट ये सारा हीट करने के टाइम ही होता है। अगर हमने इसको कूल कर दिया तो वापस कैसा हो जाता है, वाइट। ये हीटेड में ही कैसा रहता है, येलो कलर का। तो असर्शन रीजन दोनों ही सेंटेंस इसके करेक्ट हैं, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट में बोल रहा है कि असर्शन में ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। फ्लोरीन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बढ़िया बात है, सही बात भी है ये। रीजन, फ्लोरीन शो एनोलोमस बिहेवियर। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट फ्लोरीन के लिए एकदम करेक्ट है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए ये जो रीजन है ये सफिशिएंट नहीं है, और ना ही इसका ही रीजन है। क्योंकि देखिए फ्लोरीन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है, बिकॉज फ्लोरीन में FF जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये बहुत कम होती है, बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन होता है इसमें। नंबर 2, फ्लोरीन का साइज है बहुत छोटा, F- का साइज बहुत छोटा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना इसकी बहुत हाई होती है। ये दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए। तो स्टिल असर्शन और रीजन दोनों अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है, बट असर्शन के लिए रीजन ना ये सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पी ब्लॉक से आया हुआ है ग्रुप 16 से। मोनोक्लिनिक सल्फर इज सॉल्युबल स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ये बात गलत है, बिकॉज अगर हम सल्फर के एलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं SM मोनोक्लिनिक SR रोहम्बिक, तो जो रोहम्बिक सल्फर है SR ये स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो स्टेटमेंट ए तो बेटा फॉल्स हुआ। रीजन, बोथ रोहम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर फॉर्म्स एसिड मॉलिक्यूल्स, हाँ ये स्टेटमेंट सही है कि अगर SR ले लें या फिर SM ले लें, दोनों ही क्राउन शेप बना रहे होते हैं बेटा, और क्राउन शेप में सल्फर का नंबर कितना होता है, 8। देखिए ऐसे 8 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों के लिए ही करेक्ट है, SRO या फिर SM। तो आप देखिए असर्शन ए रॉन्ग स्टेटमेंट है, रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन कौन सा होगा उसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 49, ये अल्काइल हैलाइड से आया हुआ इंटेक्स सॉल्व एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, NCERT का। असर्शन, रिएक्शन ऑफ ट्राई मिथाइल CH3 होल थ्राइस CBr विथ CH3ONA गिव्स मेजोरिटी टू मिथाइल प्रोपीन। वो बोला स्टेटमेंट में इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो शायद प्रोडक्ट एलिमिनेशन का होगा, ऐसा बोल रहे हैं वो। सेकंड में रीजन दे रहे हैं कि CH3ONO एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखिए असर्शन रीजन में अगर दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो, ऐसा कोई ऑप्शन आपको दे नहीं रखा है, तो पक्का इन दोनों में से एक ऑप्शन राइट है, वहीं से आंसर आ जाता है बेटा। देखिए अगर इस ऑप्शन को आप राइट मानते हैं तो इसको भी राइट डिक्लेयर करना पड़ेगा, या फिर आप 22 वर्षा कर सकते हैं, इसको राइट मानते हैं इसको भी राइट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड दे रखा है, और इसको रिएक्ट करवाना है CH3ONA से। ठीक है, यहां पर जो मिथॉक्साइड आयन है ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क कर रहा होगा बेटा, और 3 डिग्री में एलिमिनेशन की टेंडेंसी होती है। ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, क्या करने वाला है, यहां से एक तो निकलने वाला है NaBr, ये प्लस जो CH3O- बेस है, ये जो अल्फा कार्बन है
इन पर अल्फा हाइड्रोजन जो लगे हुए 9, इनमें से किसी भी एक अल्फा हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा, बिकॉज यहाँ वर्क कर रहा है बेस की तरह। तो सपोज यहाँ से एक H+ को करीब ले जाता है तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, मीन्स जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3 CH3। सपोज हमने यहाँ से एक H+ को रिमूव किया है तो यहाँ होगा डबल बॉन्ड CH2। तो ये उन्होंने प्रोडक्ट पहले स्टेटमेंट असर्शन में बनाया हुआ है। गिव्स 2 मिथाइल प्रोपीन, देखिए 2 मिथाइल प्रोपीन है 1 2 3, और यहाँ पर CH3 किसकी तरह वर्क कर रहा है, बेस की तरह, बिकॉज अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता तो जो प्रोडक्ट होता बेटा है सब्स्टिट्यूशन का होता, उस टाइम हम Br को रिप्लेस कर रहे थे वो CH3 से और वो ईथर बना होता। बट यहाँ तो प्रोडक्ट किसका, एलिमिनेशन का, मीन्स CH3ONA किसकी तरह वर्क कर रहा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा है 50। ये मैच द कॉलम है सेक्शन सी से बेटा। यहाँ पर देखिए Cl2 गैस दे रखा है, अगर आपको पता है तो Cl2 गैस ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क करती है, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम चारों ऑप्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पर फ्लोरीन के लिए जो 4th में है एक भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ना तो ये रूम टेम्परेचर पर इनर्ट होता, ना रिड्यूसिंग एजेंट है, ना ब्लीचिंग एजेंट है, ना सॉल्वेंट इन ब्लड। तो आप पहले तो आउट करिए कि 4th के लिए एक भी करेक्ट नहीं है सेकंड पार्ट में, तो 4th ऑप्शन नहीं होना चाहिए कहीं भी। तो मतलब ए वाला पॉसिबल नहीं है बिकॉज इसमें 4 दे रखा है, और डी वाला भी पॉसिबल नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही निकल जाते हैं। अब बचता है बी और सी। बी में फर्स्ट के साथ Cl2 के साथ डी दे रखा है, लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, ये नहीं होती है। Cl2 होता है ब्लीचिंग एजेंट, जो ऑप्शन सी में दे रखा है, देखिए। तो हम इस तरह से 2 ऑप्शन को डिलीट करने के बाद बचे हुए 2 ऑप्शन में से एक फर्स्ट टाइम में इसको सही कर सकते थे। नेक्स्ट आप चेक कर लीजिए, इसका सेकंड डी आ रहा है, मतलब हीलियम गैस क्या है, लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड है। थर्ड N2 गैस इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, एंड जो 5th आ रहा है मॉइस्ट SO2 गैस, वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपने बी ऑप्शन अटेंड करने का सोचा हो तो बी में यहीं पर क्रॉस आउट हो जाता है बच्चों, फर्स्ट के साथ डी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉगीज इज करेक्ट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, बस 22 वर्षा करा हुआ है, रिवर्स कर दिया है। इसमें आप देखिए ऑप्शन ए में दे रखा क्लोरोफॉर्म एसीटोन, बोल रहे पॉजिटिव डिविएशन। अगर हम क्लोरोफॉर्म को ले लेते हैं बच्चों, ये है क्लोरोफॉर्म, इसके साथ हमने एसीटोन को लिया हुआ है, ये है एसीटोन CH3COCH3, बोले ये पॉजिटिव डेविएशन होगा। देखिए लाइक ये ए होगा, ये बी होगा, ए और बी के बीच का फोर्स अगर वीक हुआ किसके कंपेयर में, ए और बी के कंपेयर में, तो ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि रिएक्शन तो एंडोथर्मिक होगी। हम देखते हैं जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन को मिक्स करते हैं तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होता है बेटा, ठीक है। तो एक फोर्स तो ये हुआ है। चलिए हम थोड़ा और आगे कंपेयर करते हैं, तब राइट आंसर निकाल लेंगे। इथेनॉल वाटर दे रखा है, इथेनॉल होगा C2H5OH, एक वाटर दे रखा है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा, ये है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमने दोनों ही जगह बना दिया है बच्चों, पर यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो कंपैरेटिवली वीक स्ट्रेंथ का होगा। इन दोनों, इसका इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा, इसमें इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा, इन दोनों के इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होगा इन दोनों के बिटवीन बना हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब ए बी वाला यहाँ पर ए और जो बी और बी है इसके कंपेयर में क्या होगा, वीक होगा, मतलब ये वाले फोर्सेज यहाँ पर स्ट्रांग है। तो नेगेटिव डिविएशन की बजाय यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव डिविएशन, और यहाँ पर क्या होगा, आप
नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि अगर ये वाला ए और बी वाले अगर फोर्स की आप बात करते हैं, ये वाला फोर्स, तो ए और बी वाला फोर्स अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, इसका जो इंडिविजुअल फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा नहीं, कोई वंडरवाल्स फोर्स होगा, सिमिलरली यहाँ भी वंडरवाल्स फोर्स होगा, इन दोनों के इंडिविजुअल जो फोर्स होंगे वंडरवाल्स फोर्स होंगे ए और बी वाले, लेकिन ए बी वाला जो फोर्स होगा वो कैसा बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो वंडरवाल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा इन दोनों के इंडिविजुअल फोर्स से। तो यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव डिविएशन, और वहाँ होना चाहिए पॉजिटिव डिविएशन। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं होगा, हमसे करेक्ट पूछा गया है। हेनरी लॉ जो होता है वो इन्वर्स दे रखा है, हेनरी लॉ, दिस इज द हेनरी लॉ, पर ये बोल रहे हैं राउट्स लॉ, और ये है राउट्स लॉ, इसको बोल रहे हैं हेनरी लॉ, तो ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर P टोटल इक्वल्स टू PA और PB है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ये बोला है नॉन आइडियल। ये ग्रेटर देन है तो कंडीशन नॉन आइडियल के लिए ये बोला है आइडियल, तो ये भी इनकरेक्ट है। ये जो डी ऑप्शन है यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू Cr2 होता है, करेक्ट है। और इसमें हम जब नेक्स्ट ये जो देख रहे हैं ये वाला कि जब हमारे पास पाई मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन पाई होगा तो क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ ये बात सही है, क्योंकि जब पी इज ग्रेटर देन पाई होगा तभी क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। सो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और क्रीसॉल, ऑर्थोक्रीसॉल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए था बेटा, कि ऑर्थोक्रीसॉल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो जनरली बच्चों को नहीं पता होता। तो अगर हमें ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आ रहा है, ये तो पता होता है आपको, लेकिन ऑर्थोक्रीसॉल कई सारे बच्चों को पता नहीं। अगर ये पता होता है तो सबसे इजी क्वेश्चन है। ऑर्थोक्रीसॉल में फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर हम लगा रहे होते हैं CH3 ग्रुप, ये है ऑर्थोक्रीसॉल। हमसे क्या पूछा है बेटा, ऑप्शंस में इनका एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करवाया है। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ के जो होता है फिनॉल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है -I और -M का, और इनवर्सली होता है +I और +M का। तो आप देखिए कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में जो ग्रुप आ रहा है NO2 -I और -M है, जबकि ये है क्रीसॉल, क्रीसॉल में जो CH3 आ रहा है वो +I और +M वाला है। तो आप देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, ए ऑप्शन में दे रखा है फिनॉल इज मोर एसिडिक देन ए ना मोर, ए मींस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, बी मींस क्रीसॉल इज लेस एसिडिक। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट ऑप्शन को देख लीजिए, जो ऑप्शन बी है वो तो ऑप्शन ए का जस्ट रिवर्स दे रखा है, और सी और डी होगा नहीं बिकॉज रीजन आपके सामने क्लियर है। चलिए ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन आया है, आपने अगर ये पैराग्राफ को रीड करा हो, टाइम हो तो बेटर है, अदरवाइज हमें पैराग्राफ से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती है। फिर भी आप एक पैराग्राफ को केयरफुली एक बार रीड कर लिया होगा आपने, या रीड कर लीजिए इससे कि नो क्रिस्टल इज फाउंड टू बी परफेक्ट एट रूम टेम्परेचर, दिस डिफेक्ट, जो थर्मोडायनामिक डिफेक्ट है उनके बारे में हमें इसमें बोला गया है। अब इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय AgCl। अगर आपने एनसीईआरटी में देखा है तो पैराग्राफ में तो इसके बारे में आपको कोई हिंट दे नहीं रखी होगी, बिकॉज नहीं दे रखी है, बिकॉज पैराग्राफ में कोई भी एग्जाम्पल नहीं दे रखा है। तो ये जो AgCl डिफेक्ट आता है वो फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर आता है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि शॉर्ट की डिफेक्ट है, मिसिंग होते हैं आइंस दोनों। AgCl में जो डिफेक्ट होता है वो होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, AgCl। इसकी थोड़ी सी हिंट आपको पैराग्राफ में दे रखी थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट लोअर्स द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल बट डज नॉट अफेक्ट द स्टोइकियोमेट्री। तो ऐसा शॉर्ट की डिफेक्ट में होता है। शॉर्ट की डिफेक्ट में ये होता है कि जो क्रिस्टल है उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस होते हैं वो दोनों ही इक्वल नंबर में बाहर निकल जाते हैं, क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली
न्यूट्रिकली इलेक्ट्रिकली और चार्ज वाइज इसको न्यूट्रल करने के लिए ना। तो अब अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही मिसिंग होंगे क्रिस्टल से तो ये क्या करता है, डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। और अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बच्चों, एक्सेस ऑफ पोटेशियम मेक्स KCl क्रिस्टल वॉयलेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखिए KCl को हमें क्या करना है, क्रिस्टल को K की प्रेजेंस में हीट करना है। तो जब भी हम इस क्रिस्टल को हीट कर रहे होते हैं, KCl का ये जो क्रिस्टल बना हुआ K+Cl-, हीटिंग पर होता क्या है कि हीट किया हमने, K की प्रेजेंस में एक्सिस K ले रखा है, तो K एक्सिस ये जो आयनाइज्ड होगा वो यहाँ पर K+ बना देगा इस क्रिस्टल के ऊपर और उसका एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। हीटिंग से यहाँ से एक एनायन बाहर निकल जाएगा। एनायन बाहर निकला तो इसकी जगह अब खाली हो जाएगी। ये देखो ये वैकेंट होगा, ठीक है, ये गैस बनकर बाहर निकल जाएगा, इसकी जगह वैकेंट होगी। पर इसके चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इस K+ ने जो इलेक्ट्रॉन दिया है यहाँ पर वो यहाँ पर आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है ये इस क्रिस्टल को कलर प्रोवाइड करता है और इस सेंटर को हम बोल रहे होते हैं एफ सेंटर। एफ मतलब एक वर्ड होता है, किससे संबंधित होता है, ये कलर से। एफ मीन्स फर्ब सेंटर होता है, फर्ब मीन्स कलर होता है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि KCl वॉयलेट कलर का आया है, तो इस वॉयलेट कलर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल, ये इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन सेंटर को हम क्या बोल रहे होते हैं बच्चों, एफ सेंटर। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट। इस तरह से CBSE बोर्ड ने जो टोटल 55 क्वेश्चंस दिए हुए थे उनमें से आपको 45 अटेम्प्ट करने थे और हमने जो पेपर लेवल आपके साथ डिस्कस किया, आंसर भी डिस्कस किए, सॉल्यूशंस, उसने आप देखा कि ओवरऑल पेपर नो डाउट बहुत इजी तो नहीं था बट पेपर का लेवल क्या था, मॉडरेट। और जिसने बहुत केयरफुली थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चन अटेंड किया होगा उसके सारे क्वेश्चंस अटेंड किए होंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।